We are starting with second method of correlation, that is Carl Pearson's product movement method. हमने earlier lectures में scatter diagram method and concepts related to correlation complete की. अभी यहाँ पे Carl Pearson's product movement method, scatter diagram was a diagrammatic representation था वो डेटा का. दिस इज कैलकुलेटिव मेथड, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे. सो हमने देखा कि भाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से. सो इन कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट किस तरह से मिलेगा. तो भाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू कोवेरेंस ऑफ एक्स वाई का कोवेरेंस लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एस एक्स इंटू एस वाई. दैट इज एस एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. ओके, सो इस तरह से होगा. दैट इज कोवेरेंस ऑफ एक्स वाई. हम यहाँ पे लेंगे कोवेरेंस ऑफ एक्स वाई और उसको डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. सो ये फार्मूला है फॉर कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट का. अभी कोवेरेंस हमको दो तरीकों से मिल सकते हैं. कोवेरेंस हमको दो तरीकों से मिल सकते हैं एंड सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमको दो तरीके से मिल सकते हैं. हमने 11th स्टैंडर्ड में दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन वहाँ पे देखा होगा कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फार्मूलाज हैं. तो बस उसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे. देखो, पहले तो आपको देखना होगा कि आपका मीन क्या आ रहा है. दैट इज एक्स बार एंड वाई बार. एक्स जो एक्स वेरिएबल है उसका एक्स बार एंड वाई वेरिएबल है उसका मीन दैट इज वाई बार. सो दोनों मीन आपको देखना है. वो अगर इंटीजर में आए, एक होल वैल्यू में आए, आपको मीन्स डेसिमल के सिवा कंप्लीट इंटीजर में आपको अगर मिले वो वैल्यू, तो कोवेरेंस किस तरह से मिलेगा. कोवेरेंस मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करके और उसको डिवाइड कर देंगे एन के साथ. सो कोवेरेंस किस तरह से मिलेगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन एन. ओके, और इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे मिलेगा. तो भाई नॉर्मल जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन. और y का किस तरह से मिलेगा, तो क्या y का डेटा का सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर करेंगे अपॉन एन और उसका अंडर रूट. यहाँ पे हमको अल्टरनेट मेथड दी गई है कब यूज करना. तो भाई जब इंटीजर्स में आए तब हम ये यूज करेंगे, मीन्स रिस्पेक्टेड मीन को माइनस कर देंगे. लेकिन मीन अगर डेसिमल में आए तो फिर ये टास्क थोड़ा सा टेडियस हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के साथ हमको कैलकुलेट करना होगा. सारे एक्स ऑब्जर्वेशंस में से हम एक्स का जो मीन आया होगा एक्स बार डेसिमल में, उसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सिमिलरली वाई के लिए भी होता है. तो ये ना करना पड़े इसलिए देयर इज अ ऑल्टरनेटिव मेथड. दैट इज कोवेरेंस किस तरह से मिलेगा. भाई कोवेरेंस मिलेगा सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार होल अपॉन एन. ओके, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स किस तरह से मिलेगा, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हम करते थे तो उसका रूट निकालते थे. सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो भाई सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार होल स्क्वायर उसका रूट निकालेंगे. सो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है. तो अभी इसके ऊपर से आर का फॉर्मूला कैसे मिलेगा. तो भाई जब हम इंटीजर्स में अगर बात करें तो आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. आप इतना करोगे तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा. जब मान लीजिए एक्स बार या वाई बार डेसिमल में आया, इंटीजर्स में नहीं आए, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे कोरिलेशन कोवेरेंस का.
और स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आर किस तरह से मिलेगा, तो आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार होल अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, डिनोमिनेटर विल बी सेम। ओके, आर वी क्लियर? अभी इसके और भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स है कैलकुलेट करने को, उसमें से एक मेथड ये है। तो नीचे हम एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई तो करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अगर समझोगे तो यहाँ पे दोनों में भी n होगा, तो n का रूट 2 बार निकलेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अगेन हमको n मिल जाएगा। सो यहाँ पे अपॉन में रूट n होगा, वो कैंसिल और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये ऊपर की टर्म का रूट बचेगा। इस हिसाब से अगर हम डेटा को फॉर्मूला को मॉडिफाई करें तो हमको ये फॉर्मूला मिलता है, दैट इज आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये हमको तीसरा फॉर्मूला मिला। अभी चौथा फॉर्मूला, वैसे ये पांचवा फॉर्मूला होगा क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्मूला देखा था, कोवेरिएंस अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला देखे तो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। तो हमको ये सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे फाइंड करने होंगे। ओके, सो क्या रहेगा फॉर्मूला? जनरली ये इसको हम जनरल फार्मूला बोलते हैं। जनरली ये फार्मूला यूज होता है जब डेटा स्मॉल, डेटा जब बहुत वॉल्यूम में ना हो, स्मॉल इन वॉल्यूम हो, तो ये हम यूज करते हैं ज़्यादातर। सो आर इक्वल्स टू एन इंटू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ओके, लेकिन अभी इस फॉर्मूला हम देखिए कि भाई आपको जो वैल्यूज दी गई है वो वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को काट देंगे, उस वैल्यू को छोटा कर देंगे काट के। तो किस तरह से काटेंगे, तो भाई जब xi में से हम कोई अमाउंट, कोई ए वैल्यू माइनस करेंगे, या तो फिर उसको माइनस करके डिवाइड कर देंगे विथ कोई कॉमन फैक्टर। सेम केस यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि भाई जो हमारा y का वेरिएबल्स का वैल्यूज़ है उसमें से हम यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे हम b को माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस b आएगा, माइनस b अपॉन हम cy करेंगे तो क्या होगा, ओके, हमको v की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। अरे कोई सो जहाँ पे एक्स वाई लिया है फॉर्मूला के अंदर, जहाँ पे एक्स वाई लिया है फॉर्मूला के अंदर, वो रिप्लेस किसके साथ हो जाएगा भाई, u और v के साथ रिप्लेस हो जाएगा, दूसरा कोई चेंज नहीं है। हमने u और v किस तरह से लिए, तो भाई x और y का डेटा लार्ज इन नंबर है, फॉर एग्जांपल 100 से भी ज़्यादा है वैल्यूज उसकी, तो इस केस के अंदर हम उसको छोटा करेंगे, उसको काटेंगे। तो इस फॉर्मूला से हम उसको काटेंगे कि भाई u किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हर एक जो xi की वैल्यूज़ है, हर एक x की वैल्यूज़ है, उसको माइनस कोई एक नंबर कर देंगे और डिवाइड कर देंगे अगर करना हो तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार डिवाइड करें, फिर सेम केस हम y में भी करेंगे, तो हमको जो मिलेगा वो u और v मिलेगा। यहाँ पे फॉर्मूला में x और y के जगह पर हम u और v रख देंगे, फॉर्मूला बाकी का सेम। ओके, सो एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी है कि भाई वैल्यू ऑफ r इज सेम यूजिंग एनी फार्मूला। आप कोई भी फार्मूला यूज करो, हमने अब तक जितनी फार्मूलाज देखी, 6 फार्मूलाज है टोटल, आप कोई भी फार्मूला से r फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ r विल बी सेम, वो सेम रहेगा। ओके, अभी कार्ल पियर्सन मेथड के कुछ एजम्पशंस है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। पहले एजम्पशंस देखो, देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये एज्यूम करता है कि भाई लीनियर रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में।
ओके, लीनियर रिलेशन मीन्स आइदर प्रपोर्शन कांस्टेंट चेंज है या तो फिर नियर टू कांस्टेंट चेंजेस है। सो देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एंड दूसरा, देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये तो जनरल एजम्पशन है, भाई कॉज इफेक्ट रिलेशन तो होना ही चाहिए, तभी हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। सो दो एजम्पशंस जब आपको पूछा जाए, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है या तो 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि भाई स्टेट द एजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। तो उसके दो एजम्पशंस है। पहला एजम्पशन तो देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, एंड दूसरा देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, इफ नो सच रिलेशन एग्जिस्ट तो कोरिलेशन इज मीनिंगलेस। अगर ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट ना करता हो तो कोरिलेशन को मीनिंगलेस बोलेंगे। तो भाई कोरिलेशन इज मीनिंगलेस। अभी कमिंग टू नेक्स्ट थियरी कंसेप्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। आपको थियरी क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। अभी देखो, जनरली फर्स्ट प्रॉपर्टी में द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज इन द इंटरवल -1 to +1। हमेशा जब आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट में r का वैल्यू मिलेगा, वो r का वैल्यू विल बी इन इंटरवल ऑफ -1 to +1। मीन्स अगर परफेक्ट नेगेटिव होगा तो आपको -1 मिलेगा, अगर परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो आपको +1 मिलेगा, या फिर इन दोनों वैल्यूज के बीच का मिलेगा। अगर आपका आंसर ये दोनों रेंज से बाहर चला जाए, दैट मीन्स आपके कैलकुलेशन में कुछ एरर है। ओके, दैट इज -1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू, ये रेंज रहेगा। कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, the correlation coefficient is free from unit of measurement, that is it is a unit free measure। हम जब आगे जाके r फाइंड करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, सो हम देखेंगे कि भाई ये यूनिट फ्री मेजर है, क्योंकि ये कंपेयर एक रिलेशन देख रहा था। तो भाई वेरिएबल x का कोई मेजर होगा, वेरिएबल y का कोई दूसरा मेजर होगा, इसलिए ये रिलेटिव मेजर है। सो यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं रहेगा इसके अंदर। ओके, इट इज अ यूनिट फ्री मेजर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज सेम एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y एंड x। कि भाई आप पहले एक्स वाई का फाइंड कीजिए कोवेरेंस, फिर उसके बाद वाई एक्स का फाइंड कीजिए, दोनों का विल बी सेम। ओके, जब हम आगे जाके रिग्रेशन लाइन स्टडी करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंस आता है, वहाँ पे एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों डिफरेंस होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। मगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट में ऐसा कुछ नहीं, एक्स और वाई के बीच का कोरिलेशन विल बी सेम एज वाई और एक्स का कोरिलेशन। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें ध्यान दीजिएगा, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। भाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट को ओरिजिन इफेक्ट नहीं लगेगा। मीन्स अगर आप सारे वेरिएबल्स को कोई अमाउंट से प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, ओके, ओरिजिन इफेक्ट, या फिर कुछ ऐड या कुछ लेस कर दीजिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर विल बी रिमेनिंग सेम। सेम केस में आप कोई भी वेरिएबल हो उसमें स्केल इफेक्ट दीजिए, या मीन्स कोई भी अमाउंट मल्टीप्लाई कीजिए या कोई भी अमाउंट डिवाइड कीजिए, या दोनों करिए, ओरिजिन एंड स्केल इफेक्ट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ही हमने लास्ट में जो फॉर्मूला देखा, वो फॉर्मूला इस प्रॉपर्टी के कारण ही आया। जैसे कि u फाइंड करने के लिए हम x में से कुछ अमाउंट माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमने माइनस किया है, यहाँ पे जो हमने माइनस किया उसका मतलब ये हुआ कि हमने ओरिजिन इफेक्ट दी। यहाँ पे हमने डिवाइड किया, उसका मतलब ये हुआ कि हमने स्केल इफेक्ट दी। लेकिन इसके कारण से कोई चेंज नहीं आएगा, आपका आर विल बी सेम। ओके, सो आर ऑफ एक्स वाई, अगर आप एक्स वाई को यूज करके आर फाइंड करेंगे या फिर यू वी करके आर फाइंड करेंगे, आर विल बी रिमेनिंग वन एंड द सेम। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब बात करें, दैट इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ साइन ऑफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई इज चेंज, then the sign of correlation coefficient also changes। यहाँ पे याद रखना है, कोई भी एक वेरिएबल की अगर आप साइन चेंज करोगे तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस आर की साइन भी चेंज हो जाएगी। एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे एक्स की साइन हमने माइनस कर दी तो आर भी माइनस आ जाएगा।
और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल y की साइन चेंज कर दी तो फिर भी r माइनस में आता है। इसका मतलब ये हुआ, दूसरा मतलब कि भाई इफ साइन ऑफ बोथ वेरिएबल चेंजेस, तो भाई हमारे कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा, r में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे जो r था उसमें वेरिएबल x में भी चेंज कर दिया, वेरिएबल y में भी चेंज कर दिया, तो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट अनचेंज रहेगा, उसमें कोई साइन में चेंज नहीं आएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो भाई अगर आप एक वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज करोगे, उसको उसके साइन में चेंज करोगे, तो आर की साइन भी चेंज हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप दोनों वेरिएबल का साइन में चेंज करोगे तो आर विल बी रिमेनिंग अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहले हमने देखा तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाई बिटवीन इंटरवल -1 to +1। दूसरा कि भाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूनिट फ्री मेजर है। तीसरा कि भाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन आर एंड वाई इज सेम एज वाई एंड बिटवीन एक्स एंड वाई इज सेम एज वाई एंड एक्स। दूसरा हमने देखा कि भाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज विद द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। एंड लास्ट में हमने देखा कि भाई इफ साइन ऑफ एनी वन वेरिएबल चेंजेस, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन भी चेंज हो जाएगा। जबकि अगर आप दोनों के साइन चेंज करोगे, दोनों वेरिएबल के साइन चेंज करोगे, तो भाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थियरी कंसेप्ट, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हम जब कार्ल पियर्सन की मेथड से जब हमको आर मिलेगा, तो उस आर को इंटरप्रेट किस तरह से करना है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है। लेट्स सी दैट। बहुत इजी है। फर्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1। सी, जब r +1 होगा तो उसका मतलब देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। उसका मतलब इफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इन कांस्टेंट प्रपोर्शन, तो r 1 होगा। या तो अगर हम दूसरे साइड पे बोले तो इफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इन कांस्टेंट प्रपोर्शन। मीन्स अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ओके, और स्कैटर डायग्राम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वो भी हमने देख लिया। इस केस में हम कह सकते हैं कि भाई r इक्वल्स टू 1, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका सीधा उल्टा ऑपोजिट नजर करें तो दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ r इक्वल्स टू -1। देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कैसा रिलेशन है? तो भाई परफेक्ट नेगेटिव। अगर आपको -1 मिले r का वैल्यू, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। उसका मतलब इफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल रिजल्ट इन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अदर इन कांस्टेंट प्रपोर्शन। या तो फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि भाई इफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल रिजल्ट इन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अदर। मीन्स अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा। या तो फिर इफ एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा। ओके, और इस केस में स्कैटर डायग्राम है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी लेकिन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, डाउनवर्ड लाइन आपको मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ r इज 0। अगर r आपको 0 मिले तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो कोरिलेशन और देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एंड यहाँ पे पॉइंट्स आर स्कैटर्ड रैंडमली ऑन स्कैटर डायग्राम। जहाँ आप स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करोगे वहाँ पे पॉइंट्स आपको ऐसे रैंडमली मिलेंगे देखने को। ओके, नेक्स्ट अभी तो भाई अगर वैल्यूज है वो -1, 0 और 1 इसके बीच में आई तो फिर क्या? ये तो हमने एग्जैक्ट वैल्यूज देखी कि भाई या तो 1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव, 0 होगा तो देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या नो रिलेशन। लेकिन जब वैल्यूज है वो बीच में आती है तो उसको हम पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर वैल्यू है 0 लेस देन आर लेस देन 1, या तो फिर -1 लेस देन आर लेस देन 0। ओके, हमने देखा कि अगर -1 होगा तो उसको परफेक्ट नेगेटिव बोलेंगे, अगर 0 होगा तो उसको लैक ऑफ कोरिलेशन बोलेंगे, अगर 1 होगा तो उसको परफेक्ट पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर इस बीच में हमको वैल्यू मिली
तो यहाँ पे जो मिलेगी वैल्यू वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, यहाँ पे जो मिलेगी वैल्यू वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। जैसे जैसे ही आपका कोरिलेशन जीरो की तरफ जाएगा देयर विल बी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और जैसे जैसे वो -1 या +1 की ओर जाएगा देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ आइदर नेगेटिव कोरिलेशन या हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सो इस तरह से आपको ये इंटरप्रेट करना। अभी सिमिलरली इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में हम बात करते हैं। कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स के बारे में हम बात करें, सो द नेचर एंड डिग्री कैन बी नोन। वहाँ पे हम नेचर और स्ट्रेंथ कुछ हद तक पता कर सकते थे, यहाँ पे नेचर एंड डिग्री दोनों का पता चलेगा एग्जैक्ट वैल्यू में। इट इज अ मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। इट समराइजेज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन वन नंबर। हमको एक वैल्यू मिलेगा आर का, तो वहाँ पे ये समराइज करता है। लिमिटेशन देखे तो इट डिपेंड्स ऑन द एजम्पशन ऑफ कंसिडरिंग लीनियर रिलेशन। हमने पहले ही एजम्पशंस देखे कि भाई लीनियर रिलेशन होना चाहिए एंड कॉज इफेक्ट रिलेशन होना चाहिए, तभी कार्ल पियर्सन मेथड इस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, तो तभी हमको मिलेगा। इट इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। अगर टू स्मॉल या टू लार्ज डेटा होगा तो उससे ये अफेक्ट होगा। एंड एटमोस्ट केयर इज रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट द कोएफिशिएंट। आप जब कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करोगे और उसको इंटरप्रेट करोगे तो आपको एटमोस्ट केयर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग कार्ल पियर्सन्स मेथड। अभी कार्ल पियर्सन मेथड के हम क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के, एंड नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद स्पीयरमैन रैंक मेथड, ओके, जो लास्ट मेथड है। सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू।